जाहिर सी बात है नाउ इट इज हाई टाइम कि अब रिवॉल्यूशन होंगे। एक तरफ कंजर्वेटिज्म भी है, कंजर्वेटिज्म उठे हुए हैं, कंजर्वेटिज्म ऊपर से पूरा एक तरह से उन्होंने अपनी स्थापना कर दी है, मोनार्की के रूप में ले आए हैं, और मिडिल क्लास भी यहां पर आ गया है, मिडिल क्लास भी आ गया है, और मिडिल क्लास और रिवोल्यूशनरीज भी उठ गए हैं। तो दो तबके के लोग खड़े हैं, एक तरफ कंजर्वेटिज्म अपनी जय जयकार कर रहे हैं, एक तरफ मिडिल क्लास है जो अपनी जय जयकार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये चीज होगा तो दोनों के बीच में अगर तनाव है तो रिवॉल्यूशन होगा, और ये रिवॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेगा कि कंजर्वेटिव्स के खिलाफ रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, लिबरल्स के द्वारा भी, वही मिडिल क्लास जो लिबरलिज्म चिल्ला रहा था, और लोग जो नेशनलिज्म चाहते थे, ये दोनों लोग इन कंजर्वेटिज्म के खिलाफ रिवॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। और ऐसे रिवॉल्यूशंस आपको कई जगह देखने को मिलेंगे, लाइक पोलैंड, लाइक जर्मनी, लाइक इटली, लाइक ब्रिटेन, लाइक ऑटोमन एम्पायर। आपको इन सब जगह यहां पर रिवॉल्यूशन ही रिवॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। अब यहां से रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। रीजंस फॉर रिवॉल्यूशन क्या थे? देखो, पहली बात, ये क्या रीजन था? पहला तो रीजन आपको पढ़ना है, हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन को कि क्या रीजन है। एक तो पढ़ोगे इसमें आप, रोमांटिसिज्म की ग्रोथ हो रही थी। फर्स्ट रीजन इज क्यों रिवॉल्यूशंस हुए, एक तो रोमांटिसिज्म ग्रो हो रहा था। रोमांटिसिज्म क्या है? ये वो रोमांटिसिज्म नहीं है जो आपकी मैडम से हो जाता है, ये दूसरा रोमांटिसिज्म है। कैसा है? आपका प्यार आपके देश के लिए उठ रहा है इन टर्म्स ऑफ कल्चर। अब कल्चर से बाउंड है, कल्चर से बाउंड हो गए हैं, रोमांटिसिज्म, इसकी ग्रोथ हो रही थी। नंबर 2, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत हो रही थी। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होंगी, देश के लोग परेशान होंगे, और अगर परेशान होंगे तो जाहिर सी बात है आवाज उठाएंगे, है ना। अभी आपने देखा किस प्रकार से, मान लो कोई भी होता है, गवर्नमेंट कोई रूल कर रही है, दिल्ली सरकार रूल कर रही थी केजरीवाल की, है ना, अब लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब लोग कहीं ना कहीं परेशान रहे होंगे, है ना। तो कभी भी अगर इस प्रकार की चीजें होंगी, तख्ता पलट होगा। तो इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत हो रही है, और जब इकोनॉमिक हार्डशिप्स है, लोगों को खाने को रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, सुकून नहीं है, तो ऐसे राजा का क्या फायदा? लोग उठा लेंगे डंडा बंडा, लाठी वाठी मारने दौड़ना शुरू कर देंगे, तब आ जाएंगे सारे लोग, तो भैया मारो उसको, राजा को, समझ रहे हो। रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। और फिर उसके बाद 1848 का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन एजुकेटेड मिडिल क्लास करेगा, जर्मनी का, यहां पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर जब रिवॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तीन रिवॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे मेनली। एक हो गया जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, दूसरा है अपराइजिंग्स इन ब्रुसेल्स, और तीसरा है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए देखो, पहला है जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830। अब जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 जो है, ये फ्रांस में जो हुआ, आपको पता है 1815 में क्या हुआ था? कंजर्वेटिव जीत गए थे, बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन को हरा दिया गया था। जब कंजर्वेटिव जीत गए हैं, इसका मतलब फिर से वही बूरबॉन डायनेस्टी, वही मोनार्की फिर से वापस आ गई। अगर मोनार्की वापस आ गई 1815 में, तो मोनार्की रूल कर रही है, लेकिन इस मोनार्की को फिर से उखाड़ फेंका रिवॉल्यूशनरीज ने 1830 में जाकर, यानी कि रिवॉल्यूशन किया, आवाज उठाई, और 1815 में जो ये रिवॉल्यूशनरीज कंजर्वेटिव्स आ गए थे, बूरबॉन डायनेस्टी फिर से आ गई थी, वही फ्रांस वाली, याद करो 9th क्लास वाली, वो फिर से आ गई थी। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर इन लिबरल्स ने, जो ये आवाज उठा रहे थे, लिबरलिज्म, नेशनल यूनिटी लानी है, उन्होंने 1830 में इसको यहां उखाड़ फेंका। और अब फिर से आप देखोगे तो फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दोबारा आ गई। मोनार्की आ गई थी 1815 में, अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई 1830 में, उखाड़ फेंका यहां पर। और अल्टीमेटली यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क था, वो उसका नाम था लुइस फिलिप। ये वही है एलपी, है ना, एलपी आप देख रहे हो पहना हो जो, है ना, ये वही है एलपी, यहां से आता है, ठीक है ना, एलपी की टी शर्ट, लुइस फिलिप की टी शर्ट्स, तो ये है भाई साहब, ठीक है ना। तो इस चांस की बात है कि पहना हुआ मैं टी शर्ट ये। एनीवे, तो ये जुलाई का रिवॉल्यूशन था कि 1815 में जो मोनार्की फिर से आ गई थी, उसको उखाड़ फेंका 1830 में, किसने? लिबरल्स ने। दूसरा है अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में अपराइजिंग्स हुई, ठीक है। वहां क्या हुआ? बेल्जियम अलग हो गया, ब्रोक अवे फ्रॉम नेदरलैंड्स, ठीक है, ब्रोक अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। तो नेदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया, ये अपराइजिंग्स हो गई वहां पर, और हमें उन्होंने कहा कि हमको अलग देश बनना है, एक अपराइजिंग्स ये हुई। और तीसरी है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होती है 1821 में, और आप देखोगे कि आजादी की लड़ाई चलती है 1830 तक, और इस आजादी के बाद, आजादी की लड़ाई के बाद 1830 में खत्म होती है और उनको आजादी मिल जाती है। देन 1832 में ट्रीटी साइन हुई, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बनता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना, 1832 लास्ट वाला पॉइंट यहां लिखा हुआ है। तो जो ग्रीक है, ग्रीक्स बेसिकली आप देखोगे तो क्या था, ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे। ऑटोमन एम्पायर मतलब मुसलमानों का एम्पायर था, मुसलमानों का रूल था वहां पर। जब ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हुआ, यानी कि ऑटोमन एम्पायर की जब पावर कम होना शुरू हुई, अब पहले समझो कि जब ये जो ग्रीक्स है ना, इसको हम बोलते हैं क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रैडल ऑफ यूरोपियन, क्रैडल क्या होता है? एक पालना होता है, जैसे बच्चा जो छोटा सा होता है ना, उसको आप क्रैडल में डाल देते हो, क्रैडल पालना। तो वहां से एक कह रहा है कि ग्रीक जो है, ग्रीस जो है, वो क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। यूरोप का सिविलाइजेशन ग्रीस से उठता है, ग्रीस से पहचाना जाता है, ठीक है ना। सो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जहां शुरू होती है 1821 में, 1830 तक चलती है, और इस वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 साइन होती है, ठीक है ना। ये सवाल होता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का यहाँ इन्वॉल्वमेंट था, जैसे कि पोएट्स थे, लॉर्ड बायरन। अब पोएम लिख रहे हैं ये लोग, जैसे हमारे यहाँ भी देखोगे कि शिवाजी फेस्टिवल्स हुए, हमारे यहाँ देखोगे गणेश फेस्टिवल्स हुए,